चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं सर, अब हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, है ना। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सारी बातें। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक सारे एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन बातें हैं उसकी चर्चा मैं पहले कर लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन बातों में से आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन सभी ग्रुप्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो चुकी है सर। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मैं बात करूंगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इनसे रिलेटेड क्या कहते हैं ऑक्सी एसिड्स के बारे में, ऑक्सी एसिड्स से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्सी एसिड्स के बारे में, फिर एक हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट आता है कि पानी के साथ इनके रिएक्शंस क्या हमें बना के देते हैं, उसकी भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पढ़ने ही नहीं है तो टॉपिक हो गया छोटा। फिर हम क्या कहते हैं इसके एलोट्रोप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एलोट्रोप्स के बारे में सभी ग्रुप्स की एक साथ एक जगह पढ़ लेंगे, और एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम एनोमलस, है ना, एनोमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ लेंगे। सभी के पहले एलिमेंट के, सभी ग्रुप के पहले एलिमेंट के एनोमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ लेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो जल्दी से बता दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं इसी के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट। हम शुरू करते हैं इसी के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आर यू रेडी? बताइए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले बोरोन फैमिली की बात कर लेते हैं। देखो मैं क्या करूंगा आपको बताता हूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, हमें बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको पढ़ने में थोड़ा बहुत समय जो लगेगा। तो आइए देखते हैं हमने क्या बात करी सर। हम बात कर रहे हैं बोरोन फैमिली की। बोरोन फैमिली की अगर अपन बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सब एक ही जगह मैं आपको दिखा देता हूं। एनसीईआरटी की एक टेबल है, एनसीईआरटी की एक टेबल है जिसमें आपको सारी बातें मिल जाएगी, और एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार हम डिस्कस करेंगे सर। तो आइए एनसीईआरटी की एक टेबल देख लेते हैं। इस टेबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले अंडरलाइन करा देता हूं। सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर देखेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। बोरोन फैमिली है ग्रुप 13, एटॉमिक नंबर क्या करेंगे यार। जनरल इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक मास नॉट इंपॉर्टेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 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 NH2NP1, तो ये भी है, ठीक है सर, बढ़िया बात है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेडियस। आयनिक रेडियस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जनरल ट्रेंड फॉलो करता है। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट बेसिकली, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, ग्रुप 13 वैसे तो एक्सेप्शन का होता है घर। ग्रुप 13 वैसे तो क्या होता है सर, एक्सेप्शन का घर होता है, और इस एक्सेप्शन के घर में दो तीन बातें जो अपने को फिर से क्विक रिकैप करनी है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और इसके बाद एक और एलिमेंट अभी न्यूली एडेड है। वो न्यूली एडेड एलिमेंट कौन सा है, कोई बता सकता है मुझे? बताओ वो न्यूली एडेड एलिमेंट कौन सा है इस ग्रुप का, कोई मेरे को बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन ने देख ही लिया, इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने देख लिया है। ये क्या होता है सर, NH2NP1। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। वैलेंस सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो अब एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। और ऑक्सीडेशन स्टेट की ना सारे टॉपिक को कॉमन मिला के एक कॉन्सेप्ट है, उसका डिस्कशन यहीं पे कर लेते हैं कि हम बार बार इसको ना पढ़ना पड़े, हमें बार बार इसको ना पढ़ना पड़े। निहोमियम, बहुत ही बढ़िया। NH आता है सर लास्ट एलिमेंट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप सभी लोग इसमें जानते होंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मोस्टली कहां पे काम करता है सर, तो ये काम करता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, और पी ब्लॉक के हेवियर एलिमेंट के लिए ये जनरली काम करता है। पी ब्लॉक के हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट काम करता है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है। ये कहता है कि देखो यार, इनर्ट पेयर, पेयर का मतलब क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्ट इनर्ट। सिंपल बात है, एक लाइन की बात करें तो ये सिंपली कहता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल, है ना, ये सिंपली क्या कहता है सर कि कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे
दैट विल एक्ट इनर्ट। और ये कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सर? NS2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट काम करेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि पी ब्लॉक के अंदर जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, तो जैसे ग्रुप 13 की अपन बात कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखो ग्रुप 13 के अंदर ना दो तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP1, एक मिलेगा +3 का, सारे इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए। दूसरा आपको देखने को मिलेगा +1 का, जब NS2 इनर्ट हो गया, NS2 इनर्ट हो गया सर। तो ये दो तरीके के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये कहता है कि यार देखो लास्ट एलिमेंट, इसको छोड़ दो, ये तो रेडियो एक्टिव है भाई, ये तो रेडियो एक्टिव है, ये पीरियड नंबर 6 का एलिमेंट है। पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट से हमें मतलब है, पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट को हम नमस्ते कर देते हैं, बोले भैया तुम हमें बीमार करोगे भाई, दूर हो जाओ। तो ये कहता है कि यार देखो बाकी सभी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल अदर +3 इज मोर स्टेबल। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी सर? लेकिन जब हम बात लास्ट एलिमेंट की करेंगे जो कि ग्रुप 13 में थैलियम है, थैलियम की बात करेंगे, तो आप बोलेंगे फॉर थैलियम +1 इज मोर स्टेबल, +1 इज मोर स्टेबल। अब यही चीज मैं आपको दूसरे ग्रुप में दिखाता हूं। इसके पीछे सिंपली रीजन ये है कि NS के जो इलेक्ट्रॉन है इतने ज्यादा वो पेनिट्रेटेड होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस कि उसको निकाल के रिएक्शन करवा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इसी के तरीके से आप देखेंगे सर, ग्रुप ये तो था क्या कहते हैं, ये आपका ग्रुप 13 था, ग्रुप 14 की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी सभी ग्रुप्स में आएगी, तो एक जगह ही पढ़ लेते हैं, अलग अलग मान लो, वहां पे भी पढ़ेंगे यहां पे भी पढ़ेंगे, 17 जगह पढ़ने से अच्छा एक साथ पूरा कवर कर लो। ग्रुप 14 की बात करेंगे तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट जनरल हो जाएगा NS2NP2। बहुत बढ़िया। आपने बोला सर एक ऑक्सीडेशन स्टेट +4 देखने को मिलेगा, एक ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 देखने को मिलेगा। +2 कब देखने को मिलेगा सर? तो आपको अब कॉन्सेप्ट चमक गया, जब NS2 क्या हो जाए, इनर्ट हो जाए। अगर NS2 इनर्ट हो जाए तो हमें इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। आप बोलोगे ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। फिर अगर हम सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट? अरे यार इनर्ट का मतलब होता है, इनर्ट का मतलब होता है साधु सन्यासी बन जाना, बस। हाँ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो अगर हम बात करें सर इसकी ये +2 है, +4 है, हाँ सर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? तो आप बोलेंगे का, सी, गए, SN, प्रभु। प्रभु लास्ट एलिमेंट है सर। तो इन सभी एलिमेंट के लिए +4 मोर स्टेबल। लेकिन भैया लेड के लिए +2 मोर स्टेबल, लास्ट एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है। और यही है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर मैंने बोला अच्छा एक ग्रुप और दिखा दो सर। ले भाई एक ग्रुप और देख ले, फिर सवाल भी दिखा दूंगा इससे कैसे आ सकते हैं। NS2NP3 आपने बोला ठीक है सर, दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, +5 एंड +3। यस सर ये बात भी सही है, +5 फॉर ऑल। या मैं ऐसे लिख देता हूं एलिमेंट कौन कौन से हुए सर? तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो 4 एलिमेंट है इसके लिए +5 मोर स्टेबल। और अगर हम बात करें किसकी सर? बिस्मथ के लिए, तो आप बोलेंगे बिस्मथ के लिए +3 इज मोर स्टेबल, +3 मोर स्टेबल। ये होता है बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ में आ गया है तो एक बारी दिल बना दीजिए, फिर मैं सवाल से पूछूंगा, फिर मैं सवाल से चेक करूंगा कि क्या सच में आपको समझ आया है। सारे वैरायटी करेंगे भाई, ब्लॉक केमिस्ट्री तू छोड़ के नहीं आएगा, बस ये जान लेना। चलिए बताइए बताइए। कुछ लोग लगे हुए हैं कि जनगणना कराने में कुछ लोग लगे हुए हैं। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आइए एक सवाल करते हैं। सवाल कैसे कैसे आएंगे देखो इससे। एक बहुत ही कॉमन, दो तरीके के सवाल इसके, मतलब दो ही तरीके के सवाल इसके आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एक सवाल ये है, दी केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन, ठीक है क्वेश्चन है ये, ऑप्शन या प्रेजेंट इन Bi3 इज ए में बोरोन +3, आयोडीन -1, बी में बोरोन +1, आयोडीन -3, सी में
बोरोन -+3, आयोडीन 3 माइनस, डी में बोरोन +1 एंड आयोडीन 3 माइनस। बताइए आपका समय शुरू होता है अब। Bi3 में अगर हमने इसको कैटायन एनायन बनाया, मारपीट के इसको कैटायन मारपीट के एनायन बनाया, मान लेते हैं आयनिक कंपाउंड है, माना कि आयनिक कंपाउंड है, बताओ कौन सा कैटायन कौन सा एनायन प्रेजेंट होगा, जल्दी से कौन सा कैटायन कौन सा एनायन प्रेजेंट होगा, जल्दी जल्दी बताते जाइए भाई, जल्दी जल्दी बताते जाइए, बहुत बढ़िया। तो आप क्या बोलेंगे सर, सिंपल सी बात है, अगर हम इसको देखेंगे तो आप बोलोगे सर देखो बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और आयोडीन -1 में क्रिस क्रॉस किया, कंपाउंड बन गया, तो इसमें बोरोन +3 और आयोडीन -1 में एग्जिस्ट करेगा। सबने बोला कि हाँ सर बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई संदेह ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो आपने बोला ठीक है भाई चलो, 88% लोगों ने सही कर दिया। अब इसी पे क्या करेगा सर, सवाल कैसे खेलेगा। अब देखो ये सवाल दिया सबने कर दिया, अगला सवाल भी सभी कर देंगे, है ना, अगला सवाल भी सभी कर देना चाहिए सभी को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता। मैंने कंपाउंड बदल दिया, मैंने इस कंपाउंड को बदल के किया PlI3, ठीक है। अब मैंने ऑप्शंस यहां पे भी बदला, मैंने यहां पे लगाया Tl+3, Tl+1, Tl+1, Tl+3। अब आपका समय शुरू होता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर TlI3 बन रहा है तो कौन सा कैटायन कौन सा एनायन होगा, बताइए। चलिए देखते हैं कौन सा कैटायन कौन सा एनायन होगा, बताइए। हाँ कुछ लोग सर फास्ट, मेरा फास्ट है भाई आई हैव फास्ट टुडे, हाँ चलिए तो आप क्या देखेंगे, आप बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अगर हम थैलियम आयोडाइड की बात करें तो +1 -1 करना पड़ेगा हमें, पता है क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हो ही नहीं सकता, तो थैलियम +3 हटा दो। आप बोलोगे थैलियम +1 और I3- ट्राई आयोडाइड आयन हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, जो कि 43% लोगों ने सही दिया, बाकी सब इधर उधर तुक्का मार रहे थे। अब मेरी बात सुनते जाओ ध्यान से, ट्राई आयोडाइड आयन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें सेंट्रल एटम जो होता है वो होता है आयोडीन, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज, और टर्मिनल एटम जो होता है वो 2 आयोडीन एटम्स होते हैं, मतलब एक आयोडीन पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर, नेगेटिव चार्ज के कारण 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक आयोडीन ने बॉन्ड बनाया, दूसरे ने बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक आयोडीन ऊपर की तरफ, एक आयोडीन नीचे की तरफ। अगर मैं अगला सवाल तुमसे पूछूं कि इसमें टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, जल्दी से बता दो। टोटल लोन पेयर इन I3- कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। आपका समय शुरू होता है। अब एक सवाल और कर लेते हैं, आइए देखते हैं भैया कौन इसका सही आंसर देता है। ABCD आपको लिखना है, 1 2 3 9 नहीं लिखना है। ABCD लिखोगे तभी ऑप्शन पिक करेगा, ABCD लिखोगे तभी ऑप्शन पिक करेगा। हाँ, ABCD टिक करोगे तभी ये ऑप्शन पिक करेगा। चलिए देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, जो कि मात्र 25% लोगों ने सही आंसर दिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कहां गलती करते हो तुम। सब कुछ जानने के बाद भी क्यों नीट में 700 में से मतलब 720 में से 700 नहीं ला पाते, और क्यों सब कुछ जानते हुए भी गलती कर देते हो? अरे भाई, अगर कभी भी सवाल टोटल लोन पेयर का पूछे, टोटल लोन पेयर का मतलब है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम प्लस टर्मिनल एटम, दोनों का लोन पेयर निकालेंगे ना। किसी एक के लोन पेयर से हमें कोई लेना देना थोड़ी है, हमें दोनों का लोन पेयर निकालना होगा। आप बोलोगे सर इस आयोडीन के पास तो 1 2 3 सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर है। हाँ, अबे ये आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर, 3 3 3 कितने हो गए? 9 हो गए सर। क्या मेरी बात समझ में आई? बताइए हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से पहला टाइप का सवाल है जो हमने वैरायटी कर ली है ना, वैरायटी हमने कर ली कि क्या और कैसे आ सकता। अगर ये बात समझ में आई तो फटाफट दिल बना दीजिएगा। अगर ये बात, एक बच्चा लिख रहा है कि अरे सर आप तो कंपटीशन बढ़ा दे रहे हो, ऐसी गलतियां सबसे करवा दे रहे हो। हाँ,
सब काउंट करना होता है अगर कभी भी टोटल पूछे। चलो अब दूसरा टाइप का सवाल है ना, इससे टाइप 2 का सवाल कैसा आएगा। टाइप 2 का सवाल आता है रेडॉक्स से रिलेटेड। रेडॉक्स से रिलेटेड कैसे, ये पूछेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब कौन इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है सर, पूछेगा तो कर देंगे, ये कोई बहुत भारी बात थोड़ी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ही तो बताना है ना, बता देंगे सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर कभी भी हमसे ऐसा सवाल पूछे तो याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग या प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ फॉलोइंग आयंस। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला ए में, या पहला 1 लिख देता हूं। 1 में मैंने आपको बोला थैलियम +3, 2 में मैंने आपको बोला आर्सेनिक +3, 3 में मैंने आपको बोला टिन +2। अब बताओ इसमें क्या करना है, कैसे करना, कैसे डिसाइड करेंगे। तो सुनना सर, आप 3 एलिमेंट याद रखना, उस 3 एलिमेंट से आपका काम हो जाएगा। क्या, ग्रुप 13 का लास्ट एलिमेंट जो है वो है थैलियम, ग्रुप 14 का लास्ट एलिमेंट, मतलब लास्ट नहीं, इसके नीचे एक और एलिमेंट आता है बट वो रेडियो एक्टिव है ना, इसका एलिमेंट है आपका लेड, और ग्रुप 15 का लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ। अब इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल, ये +1 है, ये +2 है, और ये प्लस आपका कितना है 3। लेकिन इस ग्रुप के बाकी सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका बाकी सभी का +4 है, इसके बाकी सभी का +3 है सर, ये भी याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर थैलियम +3 में रहेगा क्या, नहीं रहेगा सर, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा थैलियम +1 में। थैलियम +1 में जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो काम करता है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आप बोलेंगे ये भाई OA है, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद रिड्यूस होगा और काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, एक बार दिल बना देना। उसके बाद अगर हम आर्सेनिक की बात करें, आप बोलोगे अरे सर आर्सेनिक तो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15 में बिस्मथ के लिए +3 है, बाकियों के लिए +5 है, तो ये +5 में जाना चाहेगा सर, इसकी इच्छा होगी +5 में जाने की, अगर मौका लगा +5 में चला जाएगा। +3 से +5 पे जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो काम कैसा करेगा सर, वो इसने खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मेरी बात समझ में आ गई तो दिल बना दीजिएगा, और लास्ट वाले के बारे में खुद से बता दीजिए जल्दी से कि ये Sn+2 कैसा काम करेगा, ये Sn+2 कैसा काम करेगा सर, बताइए बताइए बताइए। तो आप बोलेंगे ये भी बहुत सिंपल है सर। Sn+2 की अपन बात करें तो Sn+2 कौन से ग्रुप 14 का एलिमेंट है, 14 का लास्ट एलिमेंट नहीं है, +4 में रहना चाहेगा, बना देंगे, यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ और एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बात चमकी तो दिल बना देना, जरूर दिल बना देना सर। मेरी बात चमक गई तो दिल बना देना। अब मान लो मैंने ऐसा दे दिया कि लो भैया तुम तो सब कर दे रहे हो यार, इसका बता दो लेड +2 ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। भाई कैसा काम करेगा लेड +2, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, इसके लिए हमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी, लेड है लास्ट एलिमेंट है, हाँ सर, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा, +2 में, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, रहने देना यार, रेडॉक्स कराना जरूरी है क्या, जब वो खुश है तो रहने दे, इसको कुछ मत करा, नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ गई, एक बारी थम्स अप बना दीजिए, थम्स अप, फिर आगे चलते हैं सर अगले कॉन्सेप्ट पे। तीसरे टाइप का सवाल, टाइप 3, ये आएगा कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ गिवन आयंस। ठीक है, पहले ए में बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इन सभी पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया, सभी को +1 दे दिया। तो आप क्या बोलेंगे, अरे सर +1 जो है ना लास्ट वाले का नीचे ज्यादा स्टेबल है, ऊपर कम स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अरे ऑप्शन वही है भाई, ऑप्शन वही है, 1 बोले तो GT,
2 बोले तो LT, और 3 बोले तो ET। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सर, हम देखेंगे ये ज़्यादा स्टेबल होगा सर, तो ये वाला ऑर्डर हर जगह लगा दो। ठीक है, यस सर। बी पे चलते हैं। मान लो मैंने बोला कार्बन +4 है ना, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, SN +4, PB +4, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बता दीजिए। GT LT ET, GT LT ET में क्या ऑप्शन होगा? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, सर सिंपल है, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऊपर वाला स्टेबल, नीचे वाला कम स्टेबल। ये बात चमक गई होगी, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा भाई, इसके अलावा तुमसे इनर्ट पेयर इफेक्ट का सवाल कुछ पूछ ही नहीं सकता, बचता ही नहीं भाई, खत्म कर दिया भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट एकदम निपटा दिया है। हाँ, एकदम निपटा दिया है इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए, तो क्या मेरी बात क्लियर है? तो हम वापस आते हैं सर, इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अपन चेक कर रहे थे। इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारे लिए क्या, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी का पहला, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है, हमने सब पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। सर क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए हाँ या ना। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एकदम क्रिस्टल क्लियर हूं मैं, बता दीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हूं मैं। चलिए, तो इसके बाद आगे चलते हैं। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई सर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद अगर हम बात करें, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद अगर हम बात करें तो इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप चलेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस ग्रुप में बोरोन जो है ये सिर्फ और सिर्फ यही एक नॉन मेटल है। बोरोन इज अ नॉन मेटल, रेस्ट ऑल मेटल, रेस्ट ऑल जो है सभी क्या है, मेटल्स हैं सर। आप बोलेंगे ठीक है, ये बात भी हम जानते हैं सर। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो सुनना मेरी बात, बोरोन नॉन मेटल होने के बाद, इंस्टेड बीइंग अ नॉन मेटल, बोरोन इंस्टेड बीइंग अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका सर। आप बोलेंगे ऐसा क्यों है सर? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? इसका स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर कैसा सर? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बोरोन जो है क्रिस्टलाइज करता है, तो अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण ये B12 के आइकोसाहेड्रॉन यूनिट में क्रिस्टलाइज करता है। आइकोसाहेड्रॉन सिंपली एक ज्योमेट्री है जो कि 12 यूनिट से मिलकर बनता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसके बारे में। आइकोसाहेड्रॉन मतलब ये क्रिस्टल ज्योमेट्री होती है, क्रिस्टल का मतलब वेल ऑर्डर्ड ज्योमेट्री होती है, इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, नॉर्मली नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा है। अगले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, गैलियम के बारे में है। गैलियम एक बड़ा मजेदार मेटल है सर। गैलियम की बात करें तो देखना, गैलियम को हम यूज करते हैं, यूज्ड एज इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर। आप में से कुछ लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने एक बात जरूर बताई होगी, थर्मोमीटर अपने साथ अपनी आप बीती आपको जरूर सुनाई होगी कि एक बार क्या था, मैं छोटा था, है ना, बचपन में मैं छोटा था एक बार की बात है, बचपन में मैं छोटा था, और जब मैं छोटा था तो घर में थर्मोमीटर रखा हुआ था, बहुत इजीली एक्सेसिबल था। मेरे को स्कूल में 6ठी क्लास में शायद पढ़ाते हैं टेम्परेचर के बारे में पहली बार, डिग्री फ़ारेनहाइट और ये वो, तो मेरे को बता रहे थे कि देखो ऐसे थर्मोमीटर है, उसको मेजरिंग डिवाइस होता है ना। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं घर गया, घर में मैंने पानी उबाला एकदम बढ़िया से, उसमें थर्मोमीटर की निब ऐसे डिप की। और भाई अगर मरकरी थर्मोमीटर तुमने कभी यूज़ किया होगा या तुम में से किसी ने गलती करी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वो क्या होता ना भाई, तुरंत मेल्ट कर जाता। मेरे को नहीं पता था, मैं छोटा बच्चा था बचपन में तो मेल्ट हो गया, मेल्ट होकर वो गिर गया, थर्मोमीटर टूट गया भाई, भारी नुकसान। पहले थर्मोमीटर टूटा, फिर मैं टूटा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम सोचो, मैंने पैन में जो पानी गर्म कर लिया था, थर्मोमीटर हम जो यूज करते हैं वो उसका भी टेम्परेचर नहीं नाप सकता। अपने लेबोरेटरी में जाओगे तो थोड़ा इतना लंबा थर्मोमीटर आता है, बड़ा पतला सा रेड कलर का, है ना, हाँ, लैब थर्मोमीटर, वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर नाप सकता है। लेकिन इंडस्ट्री में तो भाई साहब कहीं भी टेम्परेचर हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है टेम्परेचर।
इंडस्ट्री में तो कितना भी टेम्परेचर हो सकता है। यस सर हो सकता है। तो उसको नापने के लिए हम गैलियम का यूज करते हैं। गैलियम के पास एक वरदान है सर। क्या? सबसे पहली बात याद रखना कि गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर, गैलियम रूम टेम्परेचर पर क्या स्टेट होता है इसका फिजिकल स्टेट? सॉलिड, लिक्विड या गैस? बता दो। एसएलजी में एस, एल या जी लिख दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। एसएलजी में एस, एल या जी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखते जाओ। आप पूरा इंटरेक्टिव रखेंगे, तुम आंसर दोगे, मैं पूछता रहूंगा भैया। हाँ, जागते रहना है। और तुम एक बार ये सेशन देख गए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं फोड़ डालोगे भाई, फोड़ डालोगे। हाँ, बताते जाइए। हाँ, ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड, लिक्विड या गैस? कितने लोग? अरे बहुत सही, अरे बहुत सही सर। एक बात बता दूं, मिथ है ना। मिथ ये है कि अरे भैया गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो है 303 केल्विन, और 303 केल्विन एक्चुअली में 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और 30 डिग्री सेल्सियस के सामने जब हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं तो वो 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो ये सॉलिड है सर। वही गैलियम बॉडी टेम्परेचर पे क्या है सर? तो आप बोलेंगे अरे यार धोखा करवा दिया सर ने। बॉडी टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है बे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो एक सिंपल सी बात जो बहुत सिंपल है लेकिन मैक्सिमम लोग गलत आंसर देंगे, पता है? याद रखना, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, रूम टेम्परेचर से 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है सर। खैर वापस आते हैं। गैलियम को वरदान क्या मिला? गैलियम को वरदान ये मिला कि भाई तुम बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक लिक्विड में रहोगे। मतलब जैसे ही टेम्परेचर 303 केल्विन हुआ, 303 केल्विन पे ये आ गया लिक्विड स्टेट पे। इससे कम टेम्परेचर है, गैलियम भाई साहब सॉलिड है। यहां पे गैलियम भाई साहब लिक्विड है। अरे कब तक लिक्विड है? तो गैलियम भाई साहब लिक्विड है 2676 केल्विन तक। इतने केल्विन तक गैलियम भाई साहब लिक्विड है। मतलब ये लगभग 2403 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 30 डिग्री से 2403 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम नाप सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ब्लास्ट फर्नेस, जो कि आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा हॉट टेम्परेचर वाला डिवाइस पढ़ रखा है, केमिस्ट्री की मेटलर्जी में पढ़ा होगा, रटा होगा, जब 12वीं का पेपर आपने दिया होगा, वो ब्लास्ट फर्नेस भी सर इतना टेम्परेचर तक नहीं जाता है। तो नॉर्मली हम लगभग जितनी जरूरत है उतना टेम्परेचर नाप सकते हैं इससे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर ये भाई साहब गैसीय स्टेट में चला जाता है। तो ये एक वरदान है। किसको? ये एक वरदान है आपके गैलियम को। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एक बारी दिल बना दीजिएगा, तुरंत एक बारी दिल बना दीजिएगा। बहुत मजेदार बातें पढ़ने वाले हैं और सारी मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो एक साथ सारे टॉपिक को कवर करता है। ऐसी बातें पहले बता दूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो ये बात हो गई गैलियम की। ठीक है सर, गैलियम की बात कर ली। अब क्या करना है सर? अब गैलियम की बात करने के बाद कुछ और मजेदार बातें, उसको ध्यान सुन लो। हम बोरोन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। बोरोन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें जानना है। तो बोरोन का एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं क्या? बोरिक एसिड। थोड़ी चर्चा बोरिक एसिड की करेंगे आगे। बोरोन का एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं बोरेक्स। थोड़ी चर्चा बोरेक्स की करेंगे। फिर बोरोन का एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं B2H6। थोड़ी चर्चा इसकी करेंगे। फिर बोरोन का एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं B3N3H6। थोड़ी चर्चा इसकी करेंगे। इन सब के लिए हमारे से इंपॉर्टेंट क्या है सर? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन सबका स्ट्रक्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू स्टडी इज देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स ज्यादा सवाल आएंगे, रिएक्शन वगैरह से बहुत ही कम सवाल आते हैं। अब तो बंद हो गए रिएक्शन से सवाल आना। मैं आपको जेईई मेंस के भी सवाल दिखाऊंगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि अच्छा इतना ही पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। बोरिक एसिड, शुरुआत करते हैं किससे? बोरिक एसिड से सर। बोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला जो है वो है S3BO3 है ना, S3BO3। इसमें बोरोन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। बोरिक एसिड की कुछ खास बातें। सबसे पहला, इसका एन फैक्टर कितना होता है सर? अभी आपने फिजिकल में पढ़ा होगा एक आध दिन पहले। इसका एन फैक्टर होता है 1। सबसे चैलेंजिंग पार्ट कि बोरिक एसिड का एन फैक्टर होता है 1। दूसरी बात, कई बार बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये बेस नहीं है, ये बेस नहीं है भाई। बहुत सारे लोगों को ये देख के लग जाता कि अरे ये तो बेस है, 3 OH माइनस देगा, एक भी नहीं देगा। 3 OH माइनस देगा, एक भी OH माइनस नहीं देगा। ठीक है, हाँ, एक भी OH माइनस ये यहां पे नहीं देगा सर, याद रखिएगा। एन फैक्टर की अगर अपन बात करें तो आपको एन फैक्टर 1 देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये एक प्रोटॉनिक एसिड नहीं है, याद रखिएगा, नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड। इसका क्या मतलब है सर?
प्रोटोनिक एसिड नहीं होने का मतलब है ये कभी खुद का H+ नहीं देता है, इट डज नॉट फर्निशेस H+ ऑफ इटसेल्फ, कभी भी नहीं देता है। तो H+ कहां से लेके आता है सर? तो आप लिख लीजिए इट फर्निशेस H+ फ्रॉम सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट से जुगाड़ करके H+ निकलवा के देता है, सॉल्वेंट से जुगाड़ करके H+ निकाल के देता है। इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट डज नॉट फर्निशेस H+, है ना, ये H+ नहीं देता, इट फर्निशेस H+ फ्रॉम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का H+ दिलवाता है, खुद का नहीं देता। और इसी के लिए हम इसको लेविस एसिड भी कहते हैं, लेविस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और ये एक वीक एसिड भी है, इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है सर, तो आप देखेंगे ये बोरोन, बोरोन से जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे यहाँ लगा हाइड्रोजन, बोरोन से जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे यहाँ लगा हाइड्रोजन, ये बोरोन, बोरोन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सर इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे आने वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे आने वाले बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑप्शन है, यहाँ मैंने बोरोन लिखा, यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिखा। ऑप्शन है ए sp2sp2, b sp2sp3, c sp3sp3, d sp3sp2। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए, अच्छा इसमें डाउट भी पूछ सकते हो क्या? अच्छा ये तो मेरे को पता ही नहीं था, डाउट वाला तो मेरे को पता ही नहीं था। जब तक ये पोल चल रहा तब तक एक बार डाउट देखते हैं। सर थोड़ा फास्ट कीजिए, फास्ट कर लेते हैं भाई, फास्ट ही कर रहे हैं भाई। हाँ, अब तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इतनी तेज बोल दूं कि तुम्हें समझ ही ना आए? चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा सर। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन भी आउट ऑफ सिलेबस है, वाह वाह। स्ट्रक्चर भी आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कहीं लिखा है कि स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे? भाई केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर दे दिया है और स्ट्रक्चर पूछा है खूब सारा। हाँ स्ट्रक्चर तो जो जिसका भी नाम लिख दिया एनसीईआरटी ने वो सबका स्ट्रक्चर पूछ सकता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, कहाँ गया? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, जो कि सिर्फ 19% लोगों ने सही आंसर किया है। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं सर, दोनों sp2। हाँ, मैं sp2 ही बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग कि मैं sp2 ही बोल रहा हूँ। सर ये बोरोन तो sp2 है, सबको दिख रहा है। ये ऑक्सीजन sp2 है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, अभी बैक बॉन्डिंग भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग के कारण ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। कंपाउंड नहीं पढ़ा रहा मैं भाई, मैं कंपाउंड नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बस स्ट्रक्चर तो जानोगे ना कोई। अब मान लो बोरिक एसिड की बात करें, बोरिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर भी नहीं जानोगे। अब तुम बोलोगे सर बोरेक्स मत पढ़ाओ, फिर मैं बोलूंगा कि अच्छा सॉल्ट एनालिसिस में बोरेक्स बीट टेस्ट से सवाल आएगा तो कैसे करोगे? कैटायन की टेस्टिंग बोरेक्स बीट टेस्ट से भी करते हैं, कैसे करोगे भाई? है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। मैं कहा रिएक्शंस, एक भी रिएक्शन पढ़ा है अभी तक? एक भी रिएक्शन लिखा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, एक भी रिएक्शन लिखा है क्या? नहीं। अबे स्ट्रक्चर तो जानोगे, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस भी तो पढ़ना है, वहां पे भी तो बोरेक्स है। हाँ, वहां तो बोरेक्स बीट टेस्ट से हम टेस्ट करते हैं किसका? कैटायंस का। फिर कैसे क्या करोगे? मतलब फिर तो सर छोड़ देंगे सर, छोड़ देंगे सर। अबे सब छोड़ ही दोगे, 720 नंबर का पेपर है, 650 के नीचे भगवान जाने कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो छोड़ने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है दोस्त, छोड़ने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, है? पढ़ना तो सब है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, बस स्ट्रक्चर बता रहा था, समझ गए? बैक बॉन्डिंग की थोड़ी सी बात कर लेंगे अभी आगे। इसके बाद अपन बोरेक्स की बात करते हैं। बोरेक्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला देख लो, Na2B4O7.10H2O, दिस इज बोरेक्स। बोरेक्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे मान लो, मैं तो नॉर्मली बोलता हूं कि बोरोन की बना लो बर्फी भैया, बोरोन की क्या बना लो? बर्फी बना लो, इस तरीके से BOB बॉन्ड करके बना लो, है ना? हाँ, फिर क्या करो सर? फिर किसी दो बोरोन को एक दूसरे से बीच में ऑक्सीजन से जोड़ दो, ठीक है? यस सर। फिर हर बोरोन पे OH चिपका दो। अब जिस बोरोन ने 4 बॉन्ड बना रखा है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि बोरोन 3 ही बॉन्ड बना सकता है अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो।
ठीक है सर, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जहां पे नेगेटिव चार्ज आया वहां पे मंडराएगा कौन, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब भैया नेगेटिव चार्ज को देख के सोडियम के मन में लड्डू फूटेगा और सोडियम इधर उधर मंडराते रहेगा, तो 2 सोडियम लग गए इस पे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसकी बात करेंगे, ये दोनों बोरोन कैसे हैं सर, तो आप बोलेंगे बोरोन स्टार जो है वो सभी के सभी क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर बोरोन हैज मार्क लगा देते हैं, बोरोन हैज जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे बोरोन हैज मार्क वाला सर ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो 2 बोरोन sp2 है, 2 बोरोन sp3 है, और ये प्लेन के बाहर होते हैं सर, प्लेन पे कुछ भी नहीं होता क्योंकि सभी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सब मैंने बना तो ऐसे दिया है, लेकिन ये सब प्लेन के बाहर ऐसे, प्लेन के बाहर इस तरीके से होंगे, ये याद रखना, ये बात याद रखिएगा सर। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं कि ठीक है सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, फिर बोरेक्स से रिलेटेड और भी कुछ है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे ना, तो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन जो है ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक कह लो या अल्कलाइन नेचर का होता है, याद रखिएगा, इट इज बेसिक इन नेचर। सीधी बात है, इसको पानी में डालेंगे ये बेसिक नेचर का हो जाएगा सर। किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये बात हो गई बोरेक्स से। बोरेक्स को हीट जब हम करते हैं, तो हमें मिलता है बेसिकली बोरेक्स का एक बीड, उसकी बात सॉल्ट एनालिसिस में करूंगा। और एक पॉइंट याद रख लो सर, एनसीईआरटी यहां पे 2 और मिनरल्स का नाम देती है, एक मिनरल का नाम है कोलेमनाइट, ये एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट मिनरल्स के नाम बता रहा हूं। दूसरा मिनरल जो है उसका नाम है करनाइट, ठीक है। सबसे पहले करनाइट की बात करते हैं, जो कि छोटा भाई है किसका, बोरेक्स का। तो बोरेक्स का ही फॉर्मूला लिख दो, Na2B4O7, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल बोरोन के जितना ही कर दो, .4H2O, तो ये हो गया करनाइट। कोलेमनाइट की बात कर लेते हैं सर, कोलेमनाइट क्या फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूं। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी दूंगा सर, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला लिख दिया, नहीं भाई, तुम्हें याद करने का ट्रिक दूंगा। सुनना, कोलेमनाइट जो है ना वो कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम से। और बोरोन तो होगा ही होगा, हाँ सर। तो इसमें कैल्शियम का ऑक्साइड है, अच्छा, इसमें बोरोन का ऑक्साइड है, अच्छा। कैल्शियम का ऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आप बोलेंगे +2। बोरोन के ऑक्साइड पे कितना, बोरोन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ठीक है, एक काम करो, 2 बार कैल्शियम ऑक्साइड ले लो और 3 बार बोरोन का ऑक्साइड ले लो, ये बन गया, हाँ सर। इसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आता है सर, 5 पानी ले ले भाई, यही है कोलेमनाइट का फॉर्मूला। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एनसीईआरटी में तो अलग लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं लिखा। मैं बताता हूं एनसीईआरटी ने क्या किया। एनसीईआरटी ने इसको सबको इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया। कैसे, देखो, एनसीईआरटी ने बोला भैया कैल्शियम कितने, 2, बहुत बढ़िया बात है। बोरोन कितने, तो 3 2 6, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन कितना सर, तो 2 और 9 11.5H2O। ये हो गया कोलेमनाइट का फॉर्मूला, जो कि एक्चुअली में ऐसे बन के आया है, तो सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, याद करने का इजी ट्रिक भी कराऊंगा, याद करने का इजी ट्रिक्स भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद अगले पे चलते हैं। तो ये हो गया 3 एग्जांपल, बोरेक्स से रिलेटेड सारी बातें खत्म। स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बोरेक्स के बाद अगर हम आगे बात करें तो B2H6 अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B2H6 की चर्चा करने के पहले मैं अब आपके सामने 2 तरीके के बॉन्ड रखने वाला हूं, 2 तरीके के बॉन्ड से रिलेटेड 2 तरीके के कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, इसकी अभी तक चर्चा करी नहीं हमने, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। किस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं सर, तो अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो इनके पास 2 तरीका होता है बॉन्ड करने का। एक को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग, एक को हम क्या कहते हैं सर, बैक बॉन्डिंग, जिसको हम BB1 का नाम देते हैं, और दूसरा है ब्रिज बॉन्डिंग, जिसको हम BB2 का नाम देते हैं। BB1 से काम नहीं चला तो BB2 से काम चलाओ, है ना। मॉलिक्यूल के लिए है बे, तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन नहीं है। ये मॉलिक्यूल की बात है। हाँ, BB1 से अगर काम नहीं चल रहा है तो BB2 से काम चलाओ। तो एक BB हो गया बैक बॉन्डिंग, BB1, BB नंबर 1 और BB नंबर 2। अब सुनना ध्यान से, बैक बॉन्डिंग की बात तो कर लेंगे अभी, बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है। ब्रिज बॉन्डिंग की थोड़ी सी बात करते हैं भाई साहब। ब्रिज बॉन्डिंग भी 2 तरीके से होते हैं। कैसे, ब्रिज बॉन्डिंग भी 2 तरीके से होते हैं। पहली बात, जब ब्रिज पे गरीब आदमी हो, जब ब्रिज पे गरीब एलिमेंट हो, जब ब्रिज पर गरीब एलिमेंट हो। ये एलिमेंट गरीब कैसे हो सकता है सर, अरे ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ही ना हो, बहुत अच्छी बात है। और जब ब्रिज पर अमीर एलिमेंट हो, ब्रिज पर अमीर एलिमेंट हो,
मतलब जिसके पास लोन पेयर हो। जब ब्रिज पर गरीब एलिमेंट होता है, जब ब्रिज पर गरीब एलिमेंट होता है तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, याद रखिएगा, इसको हम तब कहते हैं बनाना बॉन्ड। और जब ब्रिज पर कोई गरीब एलिमेंट ना हो, अमीर एलिमेंट हो, तो ये ब्रिज बॉन्ड तो है, तो ये ब्रिज बॉन्ड तो है, बट इट इज नॉट अ बनाना बॉन्ड। हर ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं होता सर, याद रखिएगा, हर ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मान लो ब्रिज पे अगर हाइड्रोजन आया तो गरीब है भाई, गरीब है तो इसको बनाना बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब ब्रिज पे अगर क्लोरीन आ गया, बोलेगा अरे मेरे पास तो बॉन्ड बनाने के बाद भी 3 लोन पेयर है, ले जा यार, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आइए थोड़ी सी चर्चा बैक बॉन्डिंग बीबी नंबर 1 की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद बीबी नंबर 2 पे आएंगे, फिर B2H6 का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले बीबी नंबर 1, बीबी नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करें, बीबी नंबर 1 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है? मतलब हमारे बीबी नंबर 1 का मतलब है बैक बॉन्डिंग, समझ रहा है ना? हाँ हमारे बीबी नंबर 1 का मतलब क्या है? बैक बॉन्डिंग है, ये बात तो समझ रहे हो ना? देखो कुछ लोग पागल हो रखे हैं, एडमिट कार्ड रिलीज। अबे देखा, तुम ये परेशान हो एडमिट कार्ड, अरे एडमिट कार्ड तो 2 दिन 3 दिन बाद भी डाउनलोड कर सकते हो यार, किसी और को बोल दोगे वो भी डाउनलोड कर देगा। एडमिट कार्ड पे तुम्हारी तो शक्ल होगी, हैं? उस पर रोहित शर्मा की शक्ल थोड़ी आ जाएगी। सिटी इंटीमेशन तुम्हें मिल ही गया है कि कहाँ एग्जाम होना है, तो इतना उतावले क्यों, इतनी जल्दी उतावले क्यों हो जाते हो यार? चलो तो बीबी नंबर 1 की बात करते हैं। बीबी नंबर 1 कब देखने को मिलता है सुनिएगा, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो ये बीबी नंबर 1 जो है, बैक बॉन्ड जो है, ये हमेशा याद रखना, अभी हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे, बैक बॉन्ड हमेशा क्या होता है सर? ये कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड होता है। ये क्या होता है सर? कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, हमेशा याद रखना। कोई कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है मतलब वो बैक बॉन्ड होने की कैटेगरी में एकदम सेट है सर, ठीक है? अच्छा दूसरी बात, बैक BB1 तभी होगा, BB1 will happen only when one bond already exists बिटवीन एटम्स। अगर एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है तभी बैक बॉन्डिंग का केस होगा, वरना बैक बॉन्डिंग का केस नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग का बेसिक कंसेप्ट है कि घर में अपनी कमी पूरी कर लो, बस अपनी कमी घर घर में ही पूरी कर लो। क्या मेरी बात चमक रही है? आइए देखते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो देखना कभी भी बैक बॉन्डिंग होगी तो 2 तरीके का एटम होगा, एक डोनर एक एक्सेप्टर। कैसा कैसा? एक डोनर एक एक्सेप्टर। डोनर एटम की बात करते हैं सर। डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए? अरे डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लो एनर्जी ऑर्बिटल, इन लो एनर्जी ऑर्बिटल। लो एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं करेगा, 6-7 घंटे अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भी फास्टिंग करते हुए, तो लो एनर्जी की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे लो एनर्जी ऑर्बिटल की बात कर सकते हैं सर। एक्सेप्टर एटम की अगर अपन बात करें तो एक्सेप्टर एटम के पास क्या होना चाहिए भैया? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, और ये भी लो एनर्जी वाला। कैसा? लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल हो सकता है लो एनर्जी का, बाकी अपन तो नहीं है। आगे चलते हैं सर, इसके बाद अगले पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो डोनर एटम है ये लो एनर्जी का होना चाहिए, बट इसके लिए कंडीशन है कि ये पीरियड नंबर 2 या 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल का हो सकता है, 2 और 3, ठीक है? यस सर। अगर हम एक्सेप्टर एटम की बात करें तो ये भी पीरियड नंबर 2 और 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बिलोंग कर सकता है, चाहे 2 को कर जाए चाहे 3 को कर जाए। लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दोनों में से एक तो पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करना चाहिए, वरना बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। क्या मेरी बतिया आपके खोपड़े में गई है? यस और नो बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं सर अगले पेज पे। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं पी ब्लॉक में अब पढ़ने को। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है और थोड़े स्ट्रक्चर्स वगैरह है, तो इसी के लिए मैं ये सारी बातें एक जगह बता दूंगा। तो इससे क्या होगा ना, कल को कहीं भी बैक बॉन्डिंग आएगी, मतलब आगे भी बैक बॉन्डिंग आएगी, जब अपन क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिनर्जिक बॉन्ड पढ़ रहे होंगे, तो भी आप इसको बड़े आराम से आसानी से संभाल लोगे सर, बड़े आराम से आसानी से संभाल लोगे, ठीक है? जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने बोला ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई, बैक बॉन्डिंग करवा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, दोनों पीरियड 2 का एलिमेंट है तो बहुत बढ़िया है ना। जैसे मान लो मैं बोलूंगा बीबी होगा नहीं होगा, है ना, यहाँ पे डोनर एटम
Ba, यहाँ पे एक्सेप्टर एटम Aa, डोनर एटम की बात करें P2 को बिलोंग करता है, एक्सेप्टर एटम P2 को बिलोंग करता है, होगा या नहीं होगा बताते जाइए। फिर डोनर एटम P2 को, एक्सेप्टर एटम P3 को, डोनर एटम P3 को, एक्सेप्टर एटम P2 को, डोनर एटम P3 को, एक्सेप्टर एटम P3 को। अब सुनना, एक्चुअली में पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना थर्ड ऑर्बिट में या थर्ड सेल में जाने के बाद कम हो जाती है यार। तो आप बोलेंगे ठीक है सर हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे P2 है सर हो जाएगा, सर P3 नहीं होगा सर, सेकंड और थर्ड पीरियड में होना चाहिए, लेकिन एक तो सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, एक एग्जाम्पल दिखा दो सर, एक एग्जाम्पल दिखा दो। मैंने बोला यार एग्जाम्पल सबसे प्यारा जो है ना 2 ही 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना, ज्यादा एग्जाम्पल ध्यान रखोगे पगला जाओगे। 4 एग्जाम्पल ही बताऊंगा और उन्हीं 4 में तुम्हारा काम हो जाएगा। ये भी अगर सवाल आया इन्हीं 4 से आएगा। फिर जो लोग बोल रहे हैं कंपाउंड नहीं पढ़ना, उनको मैं फिर बता दूं ये कंपाउंड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग का। चलिए, तो आप बोलोगे सर ये है BF3। BF3 जब हम पहले पढ़ा करते थे किसी जमाने में तो ऐसा था कि देखो यार ये बोरोन है, हाँ बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यस सर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसके पास एक शुद्ध देसी तो नहीं, शुद्ध प्योर p ऑर्बिटल खाली बच गया इसके पास, क्योंकि टोटल p ऑर्बिटल 3 होते हैं, 2 हमने हाइब्रिडाइजेशन में हड़प लिए, एक p खाली बच गया। वो एक p खाली बेचारा ऐसे बैठा हुआ है कि हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, कोई हमको इलेक्ट्रॉन भी नहीं दे रहा है। फ्लोरीन बोला अबे यार तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तुम हमको क्यों नहीं बताया, हमको बताए होते। फ्लोरीन वैसे दुनिया जहां के लिए सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन जब बात घर की आती है ना तो लोग अपने नेचर को बदल ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कभी इसने डोनेट किया, कभी इसने डोनेट किया, कभी इसने, बारी बारी से सबने डोनेट करना चालू किया। और जब बारी बारी से सबने डोनेट करना चालू किया तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गया सर। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गया सर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और इससे ओवरऑल तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम अपने ही घर का इलेक्ट्रॉन, मान लो जैसे तुमने बोला अरे बहुत गरीब हैं हम, तुम बटुआ लेके जा रहे हो, तुम्हारे जेब में बटुए में 50 रुपए, बोला अरे पैसा ही नहीं, बहुत गरीबी है, ठीक है। या एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो तुम्हारे घर में 5000 रुपए रखे हैं अलमीरा के अंदर, ठीक है, हाँ सर मान लिया सर 5000 नहीं है सर, ज़्यादा है, ठीक है भाई ज़्यादा, जितने हैं मान ले। तुमने उस पैसे को निकाल के अपने जेब में रख लिया तो तुम ज़्यादा अमीर थोड़ी हो जाओगे। तुमको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हाँ तुमने घर के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट करा लिए तो तुम अमीर थोड़ी हो गए, हाँ लेकिन तुम्हें फील जरूर होगा कि अरे बहुत अमीर है भाई, पैसा ही पैसा है, ये फीलिंग जरूर आ जाएगी। तो ये खेल सारा फीलिंग का है। आपने बोला ठीक है सर फीलिंग का खेल है तो अपन भी फीलिंग ले लेते हैं। तो ये बात हो गई सर बैक बॉन्डिंग की। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो जल्दी से बता दीजिए। यस सर। अब मैं तुम्हें बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड इसके इफेक्ट्स बताने जा रहा हूं कि बैक बॉन्डिंग के क्या क्या इफेक्ट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैंने क्या लिखा? इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। या BB1 लिख देता हूं। कोई यहां पे साइड इफेक्ट नहीं बोलेगा, इफेक्ट ही है भाई, साइड इफेक्ट नहीं है। BB1 अगर कभी भी होगा तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 1, इट डिक्रीजेस लेविस एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, ये लेविस एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब आप याद रखिएगा BB नंबर 1 का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, जितना अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा, लेविस एसिडिक कैरेक्टर उतना कमजोर, उतना कम हो जाएगा सर। क्योंकि बैक बॉन्डिंग जहां भी होगा, बैक बॉन्डिंग जहां भी होगा वहां इलेक्ट्रॉन की कमी तो थी ना यार, तभी तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सर। अच्छा एक बात बताओ, इसने अगर एसिडिक कैरेक्टर को कम किया है, तुमसे पूछा यार, तुमसे पूछा भाई, तुम्हारे हवाले, तो ये बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा? लिविस बेसिक कैरेक्टर का क्या सीन होगा इसके सामने बताओ। अगर ये एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है तो ये बेसिक कैरेक्टर के साथ क्या खेला करेगा बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी जल्दी, है ना, हाँ जल्दी जल्दी बता दो। बताइए क्या करेगा, बोलो। अगर इसको डिक्रीज करता है तो याद रखना, हाँ यही धोखा है। तुम सोचते हो हर आदमी एक ही जैसा है, इसके साथ अच्छा तो उसके साथ बुरा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, कोई सबके साथ भी अच्छा रह सकता है। तो इट डिक्रीजेस लेविस बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो, ये लेविस बेसिक कैरेक्टर को भी कम करेगा भाई, इंक्रीज नहीं करेगा।
इंडिया रसिया के साथ भी बना के रखा है, यूक्रेन के साथ बना के रखा है ना बना के। तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि तुम रसिया के दोस्त हो तो यूक्रेन के दुश्मन ही होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, दोनों के साथ बना के रखता है। तो याद रखिएगा BB1 का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा, अरे कैसे, ये मैं समझाऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, ये कैसे, ये तो मैं समझाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, BB1 का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा, बेसिक कैरेक्टर, अरे बोलो यार, बेसिक कैरेक्टर उतना कम। कैसे समझाऊंगा, घबराना नहीं है। ये पहला 2 इफेक्ट हो गया सर। तीसरे इफेक्ट की बात करता हूं। तीसरा इफेक्ट है बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड, है ना, बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड। तो याद रखना, ड्यू टू BB1, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ऑलवेज। ये हमेशा सत्य है सर। कभी भी बैक बॉन्डिंग हुआ, पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा सर। ठीक है, हाँ सर। चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर पे हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो ड्यू टू BB1 बॉन्ड एंगल, अच्छा ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये भाई साहब कई सालों की मेहनत RBI है ना। हाँ, मतलब ये कहीं आप ऐसा मत समझो कि ये नोट्स में आपको कहीं लिखा हुआ, मतलब किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा होता। किसी किताबों में क्या होता है ना, बेसिक बातें लिखी होती कि यार देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये RBI है जो एकदम सटीक तरीके से, जो RBI है एकदम सटीक तरीके से चीज़ों को ठीक करेगा। तो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, ड्यू टू BB1 बॉन्ड एंगल जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो 2 चीजें हो सकती हैं, आइदर रिमेन सेम और इंक्रीजेस, या तो सेम रहेगा या फिर इंक्रीज करेगा, बट नेवर डिक्रीजेस। कभी घट नहीं सकता सर, कभी घटेगा नहीं सर, कभी भी बॉन्ड एंगल घट नहीं सकता। ये पॉइंट याद रखिएगा। आप बोलोगे सर कब, अब मेरे को ये बता दो सर, बस इतना बता दो कि ये कब सेम रहेगा और कब डिक्रीज करेगा। तो सेम रहने वाला कंडीशन आपको बता देता हूं और इंक्रीज करने वाला कंडीशन भी बता देता हूं। ठीक है, हाँ। सेम कब रहेगा, जब डोनर एटम इज नॉन हाइब्रिडाइज्ड, डोनर एटम इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड। अगर डोनर एटम हाइब्रिडाइज नहीं है तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा सर। अगर डोनर एटम हाइब्रिडाइज्ड है, इफ डोनर एटम इज हाइब्रिडाइज्ड, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे इस कंडीशन में सर हमें, इस कंडीशन में सर हमें सिंपली ये देखने को मिलेगा कि भाई गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। हाँ एक बच्चा लिख रहा है RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं सर। इसके बाद अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है 5 नंबर। मतलब इसके बाद तुम बैक बॉन्डिंग, यार तुम चाहे पहली बार पढ़ रहे हो चाहे 150वीं बार पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया, तुम बैक बॉन्डिंग गलत करके तो नहीं आओगे। उसके बाद आखिरी फैक्टर जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के साथ भी क्या है, आइदर रिमेन सेम और चेंजेस, और चेंजेस। अब चेंज कैसे होता है, वैसे जैसे तुम मान लो हाइब्रिडाइजेशन का जो ट्रेल चलता है ना, SP, SP2, SP3, उसमें तुम ऐसे मान लो कि यार हर बार ना हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो ये एक स्टेप पीछे आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पीछे आएगा सर एक स्टेप। और ये कब होता है तो सुनना, फिर अगर डोनर एटम का खेला है सर, सारा सारा खेला डोनर एटम का है। अगर डोनर एटम जो है वो हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस कैसे चेंज होगा सर। अगर डोनर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो SP3 है तो नया हाइब्रिडाइजेशन SP2 हो जाएगा। अगर ये SP2 है तो नया हाइब्रिडाइजेशन SP हो जाएगा। और इफ डोनर एटम इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने जितनी बातें लिखा दी, अगर तुम कहो तो मैं ये सारी बातें तुम्हें 2 एग्जाम्पल से समझा दूं क्या, सारी बातें तुम्हें 2 एग्जाम्पल से समझा दूं। अगर कहना चाहते हो एक बारी कह दो और दिल बना दो फटाफट, एक बारी दिल बना दो। जल्दी से, हाँ 2-4 लोग लगे हुए हैं। बताइए।
हाँ भाई चले, चलिए तो इसकी अपन बात कर लेते हैं, सुनते जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, BF3 का, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे हम बात करेंगे बिफोर BB, जब हम बैक बॉन्डिंग के बारे में नहीं जानते थे तब हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें निकालेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्टर BB, जब हम बैक बॉन्डिंग जान रहे हैं तब हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं, और हम फिर मिलाएंगे कि क्या हमारी बात सत्य है या गलत। सबसे पहले अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो बिफोर BB इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, बोरोन से जुड़ा फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ठीक है। आफ्टर BB इसका स्ट्रक्चर कैसा है सर, तो पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना। मतलब अगर आप कहोगे इस तरीके से, एक जगह कहीं डबल बॉन्ड बना लो, एक जगह बना लो, ये रिपीट होता रहेगा सर, ये वैसा स्ट्रक्चर है जो बार बार घूमता रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले ए में लिखते हैं बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3 अपॉन सिग्मा बॉन्ड 3 दैट इज 1। सर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 अपॉन सिग्मा बॉन्ड दैट इज 1.33। क्या मेरी बात ठीक है, बताइए, क्या मेरी बात ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सत्य है। फिर सेकंड में चलते हैं सर, हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। तो आपको पता है सर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो BF बॉन्ड लेंथ हम जो मानते इसमें और BF बॉन्ड लेंथ जो हम मानते हैं उसमें ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा होता, बट सच तो यही है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ यही आएगा सर। सच्चाई ये है सर, बट मैं मान रहा हूं जब तुम नादान थे, है ना, भोले थे, तब क्या करते थे। सी पे चलते हैं। BF3 लिविस बेस है, हाँ सर। तो आप बोलेंगे सॉरी लिविस एसिड है, तो एसिडिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। क्यों एसिड है सर? अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। आप बोलेंगे सर ये तो एसिडिक है, ये एसिडिक बिहेव करेगा, ये कंपैरेटिवली लेस एसिडिक बिहेव करेगा सर। ऐसा क्यों, रीजन क्या है सर? अरे रीजन सिंपल है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर रखा है सर, और कोऑर्डिनेशन के कारण कमी कम महसूस होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, क्या ये बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ सर। सी के बाद फिर डी पे चलते हैं। एसिडिक कैरेक्टर के बाद अगर हम आगे बात करें तो आप कह सकते हो कि सर हम इसमें चर्चा कर सकते हैं बॉन्ड एंगल की। ओके सर, कर लेते हैं। आप बोलोगे सर पहले वाले केस में बॉन्ड एंगल कितना? इसके केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। सर इस केस में बॉन्ड एंगल कितना? इस केस में भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, क्योंकि रेजोनेंस विल एक्ट, और रेजोनेंस के कारण ये सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे ही होंगे। तो आप बोलोगे सर बॉन्ड एंगल पे कोई चेंज नहीं हुआ। आपको एसएम सर ने आरबीआई दिया था क्या कि अबे एक बात पूछो, डोनर एटम कौन है? फ्लोरीन। डोनर एटम फ्लोरीन है। फ्लोरीन का कोई हाइब्रिडाइजेशन है? आप बोलेंगे नो हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं तो चेंज होगा ही नहीं। मेरी बात क्लियर है? फिर ई की बात करते हैं। ई में अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल के बाद बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन की, है ना। आप बोलेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि डोनर एटम हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं है, तो कोई चेंज होगा ही नहीं। मेरी बात क्लियर है? तो दिल बना दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल में भी मैं आपको यही बातें सिखाऊंगा, बट दूसरे एग्जाम्पल में चीज़ें बदलेंगी सर, क्योंकि डोनर एटम विल गेट हाइब्रिडाइज्ड, डोनर एटम विल बी हाइब्रिडाइज्ड, तो चीज़ें बदलेंगी। हाँ जी बताइए। एक बच्चा पूछ रहा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर अभी चल रहा है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। ऐसा कोई है चैप्टर, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ चलिए, इसके बाद अब मैं इसको दिखाता हूं भाई। इसको देख, बोरिक एसिड को देख, ये बोरोन है, यस सर। बोरोन से जुड़ा ऑक्सीजन है, यस सर। ये हाइड्रोजन, हाँ। बोरोन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन। बोरोन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, ठीक है, यस सर। सर इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। हाँ सर, आपको कैसे पता चला ये चैप्टर होता है? होता है भाई, क्योंकि ये चैप्टर। तो चलिए, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप बोलेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, ठीक है सर। इसका लोन पेयर जाने का मतलब क्या ये ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज था? आप बोलेंगे हाँ इट वाज हाइब्रिडाइज्ड, और क्योंकि ये हाइब्रिडाइज था तो इसके हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि इस ऑक्सीजन के लॉन्ग, वो बोरोन तो जैसा भाई, एक्सेप्टर एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बदलता, एक्सेप्टर एटम का कुछ नहीं बदलता।
इसके अलोंग हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 से sp2 मूव कर जाता है, क्योंकि एक लोन पेयर गया, जो लोन पेयर काउंट करवाता वो है ही नहीं सर अब। और बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे क्या होगा सर, ऑक्सीजन के अलोंग, ये वाला बॉन्ड एंगल तो सेम रहेगा सर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन के अलोंग बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा सर। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। हाँ क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं सर। ये था बीबी नंबर 1। बीबी नंबर 1 के बाद बीबी नंबर 1 में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक होता है ट्राइसिलाइल अमीन। भाई इसको देख लो, ट्राइसिलाइल अमीन। ट्राइसिलाइल अमीन की बात करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा सर। इसका सिलिकॉन होगा, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, ठीक है। यस सर। इस पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और सभी नाइट्रोजन के पास क्या है सर, लोन पेयर है। अब ये क्या करता है सर, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ट्राइसिलाइल अमीन सही है, बोलो। आप बोलोगे नहीं सर ये तो क्या ही बना दिया है, ट्राइसिलाइल अमीन का मतलब सिलाइल ग्रुप लगाते हैं भाई। हाँ ये है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे सिलाइल लगाएंगे, ऐसा ही S3। हाँ ये है ट्राइसिलाइल अमीन, जैसे ट्राइमिथाइल अमीन होता है वैसे ही। अब इसमें क्या है ना सर, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है और इसमें बहुत ज़्यादा चुलबुली रहती है कि अरे भैया हमको है ना इलेक्ट्रॉन दे दो, हम भी इलेक्ट्रॉन गरीब टाइप सा फील कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाता है। अब अगर ये बैक बॉन्डिंग नहीं होता, अगर BB नहीं होता, BB1 नहीं होता यहाँ पे, तो आप बोलते सर कि ये बेसिक काम करेगा, ये बेसिक नेचर का है। कैसा बेस है, लेविस स्पेस है। लेकिन BB1 के कारण ये इलेक्ट्रॉन ही गायब हो गया सर, ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन ले गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन लेके जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो क्या था, sp3 था, ये बदल के sp2 हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। समझ में आई बात। और ये एंगल भी 120 डिग्री का हो जाएगा सर, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा डेविएटेड होता। क्या मेरी बात चमक गई? जल्दी से बताइए हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। चलिए ठीक है, इसके बाद अब अपन आगे चल लेते हैं। ये हो गई सारे के सारी BB1 की बात। BB2 पे चलते हैं। BB2 बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। बैक बॉन्डिंग 2 की अगर अपन बात करें तो इसको हम डाइबोरेन के एग्जांपल से देखते हैं। किसके? डाइबोरेन के एग्जांपल से। यही एक एग्जांपल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। सारे सवाल एक पेज पे एक बार में खत्म। अगर हम बात करें सर, बोरेन जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। बोरोन के ऊपर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर। दूसरा बोरेन जो है BS3, जिसको हम बोलेंगे, बोरोन के ऊपर इधर हाइड्रोजन, और इस तरीके से खत्म। ये दोनों गरीब हैं। दो गरीब लोग जब मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि आपस में अगर मान लो हम मिल गए तो मिल के हम कम से कम ताकतवर तो बन जाएंगे, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है भाई, मान लो दोनों पैसे, दोनों के रिसोर्सेज जुड़ भी गए तो खर्च भी तो उतने ही लोगों पे होने हैं ना जितने पहले होने थे। ये अपने रिसोर्सेज मान लो पहले 3 लोगों पे खर्च कर रहा था, ये अपने रिसोर्सेज भी मतलब बोरोन को भी ले लो तो 4 लोगों पे, इसके रिसोर्सेज 4 लोगों पे। अब रिसोर्स डबल हो गया इनके मिलने पे, लेकिन लोग भी तो डबल हो गए वे, 8 हो गए 4 से। हाँ सर, तो इनके बीच में ये क्या होता है ना, यहाँ पे बॉन्ड बनता है जिसको हम ब्रिज बॉन्ड कहते हैं सर। ये ब्रिज बनता है सर। ये ब्रिज काम कैसे करता है, तो इसके लिए ना आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये मान लो आपके कॉपी का प्लेन है, ठीक है, इसमें एक बोरोन यहाँ, दूसरा बोरोन यहाँ, इस बोरोन से अटैच्ड हाइड्रोजन 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 यहाँ। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है सर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे की तरफ। ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोलता है कि भाई देखो, तुम इस बोरोन को दो चाहे इस बोरोन को दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे 2 हाइड्रोजन मेरी नजरों के, मेरी आंखों के नीचे होने चाहिए। तो ये ऐसे ऊपर से देखते रहता है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से ऐसे घूमते रहते हैं सर। सिमिलरली इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से घूमते रहते हैं, और इसी बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एक्चुअली बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अब बनाना बॉन्ड इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है सर? 3C2E बॉन्ड है ना। और आई होप आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पता होगा। मतलब 3 एटम है, उसके बीच इलेक्ट्रॉन 2 ही है। नॉर्मली 3 एटम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बनाना बॉन्ड है सर। ये कैसा बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 प्रकार के होते हैं। ये ब्रिज हाइड्रोजन है जो ब्रिज पे है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है जो एंड पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये सभी के सभी 6 एटम्स इन 1 प्लेन, 6 एटम्स इन 1 प्लेन, ये सभी के सभी एक प्लेन में पाए जाते हैं सर।
और बाकी ये 2 हाइड्रोजन ब्रिज वाले ये ऊपर और नीचे की तरफ पाए जाते हैं। यहां पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sir? तो हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 था वो जो sp2 था वो sp3 हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें सर और क्या क्या सवाल आता है, तो और सवाल ये आता है कि यहाँ पे कितने टाइप के, कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं, बताइए। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो आप बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का टोटल नंबर 2 है सर। किसके किसके बीच में है ये? तो आप बोलेंगे बोरोन ब्रिज हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 एटम बीच में फंसे हुए हैं। अच्छा सर कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? तो आप बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो सिंपल है सर, ये टोटल है कितने? 4। कौन कौन से हैं सर? तो आप बोलेंगे ये बोरोन और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात हो रही है, इन सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सर, तो सभी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। फिर आपसे पूछेगा कितने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला यहां से लेकर के यहां तक बॉन्ड देखोगे तो ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और एक इधर और एक इधर, तो ये भी टोटल 2 है नंबर में। कौन कौन से? टर्मिनल हाइड्रोजन, बोरोन एंड अगेन टर्मिनल हाइड्रोजन। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बोरोन टर्मिनल हाइड्रोजन का इसकी बात करें, बोरोन टर्मिनल हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली क्या 1 होता है। वहीं अगर हम बोरोन और ब्रिज हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 0.5 होता है। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा सर, बॉन्ड तोड़ना भी आसान होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए हाँ या ना। इज इट क्लियर? चलिए अगले पेज पे चलते हैं सर। अगले पेज पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी से चोरी किया है, इसका स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी से चोरी किया है सर। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है। यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर्स दे रखे हैं। बॉन्ड पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये टर्मिनल हाइड्रोजन का 119 पिकोमीटर है और ब्रिज हाइड्रोजन का बॉन्ड 134 पिकोमीटर है। बॉन्ड ऑर्डर ने भी हमें यही अंदेशा दिया कि सर ब्रिज हाइड्रोजन वाली बॉन्ड लेंथ लंबी होनी चाहिए। फिर ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, याद रखना, ये वाला एंगल 120 डिग्री का होता है और ये ऐसा HB बोरोन ये 97 डिग्री का होता है। मतलब 90 डिग्री ऐसा है, उससे थोड़ा सा एकदम ज्यादा, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये थी बात मोटा मोटी किसकी? बनाना, मतलब आपके ब्रिज बॉन्ड की। अब ये गरीब ब्रिज बॉन्ड था तो बनाना बॉन्ड बन गया। अगर अमीर वाला ब्रिज बॉन्ड होता तो क्या होता? अगर अमीरों का ब्रिज बॉन्ड होता तो ये कुछ AlCl3 टाइप का बॉन्ड होता। इसका डाइमर होता है Al2Cl6। कैसा? आप बोलेंगे एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम से जुड़ा क्लोरीन ठीक है, क्लोरीन ठीक है, क्लोरीन ठीक है, ये एल्यूमिनियम ठीक है, इससे जुड़ा क्लोरीन, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे लोन पेयर आएगा, यहाँ पे लोन पेयर आएगा। ये वाला लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, ये वाला लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिया। यहाँ पे अलग से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी, इलेक्ट्रॉन से जरूरत नहीं पड़ी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बताइए हाँ या ना। क्या मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई? अलग से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस बॉन्ड को आप बोलेंगे आई एम अ ब्रिज बॉन्ड बट नॉट बनाना। आई एम अ ब्रिज बॉन्ड बट नॉट, हाँ भाई, आई एम अ ब्रिज बॉन्ड बट नॉट अ बनाना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, उसको याद रखिएगा। एवरी बनाना बॉन्ड इज अ ब्रिज बॉन्ड। ये मान लो पूरा का पूरा ब्रिज बॉन्ड है, तो इसमें एक फ्रैक्शन है, ये है आपका बनाना बॉन्ड। बात चमक गई तो एक बार दिल जरूर बना दीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आप ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल गलत करेंगे। हाँ, कुछ सवाल और हैं, जैसे एक सवाल आता है BeCl2 के ऊपर। BeCl2 अगर पॉलीमरिक है, BeCl2 डाइमरिक भी होता है सर, और BeCl2 मोनोमरिक भी होता है। ठीक है, ये पॉलीमरिक है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, डायामरिक है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और मोनोमरिक है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ये बात याद रखिएगा। सॉलिड लिखा हुआ है तो आपको पॉलीमरिक मानना पड़ेगा सर। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ये भी अमीर वाला ब्रिज बॉन्ड की बात थी। मुझे लगता है कि ब्रिज बॉन्ड पे अब तुम्हें भाई साहब नीट तो नहीं हिला सकता, नीट की औकात नहीं बची अब तुम्हें ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड पे हिला सके। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बारी थम्स अप दे दीजिए। आगे चलते हैं सर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट कुछ रह रहा है, कोई स्ट्रक्चर रह रहा है? B2H6 का भी तो स्ट्रक्चर देख लिया ना हमने, सब कुछ पढ़ लिया भाई।
बोराजीन भी पढ़ लो यार, बोराजीन भी पढ़ लो। बोराजीन का स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देखने में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रक्चर कभी भी किसी का भी कहीं से भी उड़ता हुआ आ सकता है। बोराजीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है बोरोन, ओके सर, इससे जुड़ा नाइट्रोजन, ओके सर, फिर बोरोन, ओके सर, फिर नाइट्रोजन, ओके सर, फिर बोरोन, ओके सर, फिर नाइट्रोजन, ओके सर। इस तरीके से आप बोलेंगे इनके दो दो के बीच में इस तरीके से बॉन्ड होगा, और ये सब बैक बॉन्डिंग है सर। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर से बैक बॉन्ड करता है। यहाँ पे सभी के साथ कौन कौन जुड़ा होगा सर? हाइड्रोजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसका नाम क्या है सर? इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, या फिर आप इसको चाहे तो बोराजीन बोल सकते हैं। बोराजीन का कोई और भी नाम है क्या? बोराजोल इसी को कहते हैं कि नहीं कहते? बता दो कमेंट बॉक्स में। हाँ भाई, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूं, अगर तुम ये सेशन देख लोगे ना तो तुम जिन चीजों से डरते थे, डर तो दूर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इनऑर्गेनिक में डर नहीं लगेगा फिर तुम्हें। हाँ, और टाइम तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर खाली टिक करना है। अगर आरबीआई तुम लेके जा रहे हो तो तुम्हें खाली टिक करना है। खाली क्या करना है भाई? टिक करना है आंसर, बस। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है? आगे बढ़ जाए क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ सर, तो ये हो गया बोराजीन की बात, इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसको हम बोराजीन कहते हैं, और इसका एक और नाम मैंने आपको बताया। याद रखना, ये मोर रिएक्टिव देन बेंजीन है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है बेंजीन से, और पोलर, ये प्लेनर भी मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर है सर। यहां पे ये बैक बॉन्डिंग होता है, ये याद रखिएगा। नॉन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं सर। इसी के साथ ये वाला ग्रुप खत्म ही हो गया, इस ग्रुप में तो कुछ बचा नहीं। कुछ बचा क्या? अगले ग्रुप पे चलते हैं। अगला ग्रुप जो कि है ग्रुप नंबर 14, जिसको आप कार्बन की फैमिली के नाम से जानते हैं। तो आइए अब कार्बन फैमिली जांच पड़ताल शुरू की जाए। कार्बन फैमिली की अगर अपन बात करें तो आइए देख लेते हैं कुछ कुछ बातें, जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारी बातें आपको बताता हूं। सर एलिमेंट कौन कौन से हैं? का, सी, ग, एस, एन, प्रभु, ठीक है। इसके बाद एक और एलिमेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट अभी। एटॉमिक नंबर, नॉट इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मास, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है सर, आउटर मोस्ट NH2NP2, आउटर मोस्ट NH2NP2, ठीक है सर। रेडियस की बात करेंगे तो आप देखो रेडियस ऐसे बढ़ता जा रहा है, रेडियस में कोई भी घपला, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। आयनिक रेडियस की बात करेंगे, छोड़ दो, आयनिक रेडियस की बात करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, हटा दो, इग्नोर मारो इसको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात करते हैं सर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 में एसएम सर ने बता रखा था कि सर लास्ट में घपला होता है। आइए देखते हैं। सर कम हुआ, बहुत अच्छी बात है, कम हुआ, बहुत अच्छी बात है, कम हुआ, और सर बढ़ गया। जहां घपला सवाल आएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, फिर अगले पॉइंट पे चलें सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, 1.8, 1.8, 1.8 एंड 1.9, और एनटीए ने 2024 में इसी पे सवाल पूछा। अगर मिल जाएगा तो करवा दूंगा, नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट में सवाल करेंगे, वहां पे होगा। एनटीए ने सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन sp3 टू sp2। अबे यार एक बात बता, बैक बॉन्डिंग हो रही है? अभी तो समझाया, यहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, बीबी नंबर 1 काम कर रहा है। हाँ सर कर रहा है। अगर कहीं पे बैक बॉन्डिंग हो रही है तो डोनर एटम का हाइब्रिडाइजेशन बदलता है ना दोस्त, तो लोन पेयर तो चला गया ना इसका। हाँ भाई, तो अब हम आते हैं सेकंड ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप की बात ध्यान रखना, ये कांस्टेंट रहता है सर, यहां से लेकर यहां तक, इसी पे सवाल आया। और बाकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ठीक ठीक चीजें हैं, मन करे देख लेना, नहीं तो इग्नोर कर देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इस पर बातें नहीं कर रहा हूं। इसके बाद अगर हम इस फैमिली की बात करें, तो इस फैमिली में हमें कंपाउंड्स में अगर हम चले तो कंपाउंड्स तो बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, बट फिर भी दो तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये सभी के सभी एलिमेंट जो है ना, ये सभी के सभी एलिमेंट ई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। कितने टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं सर? 2 टाइप का ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको ईओ मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे मोनो ऑक्साइड, आप में से कोई मोनू है? और दूसरा मिलेगा EO2, जिसको हम बोलेंगे डाइऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड और डाइऑक्साइड, ठीक है। मोनो ऑक्साइड की बात कर लेते हैं सर। तो मोनो ऑक्साइड कार्बन का CO, SiO, GO, SNO, PbO,
बहुत बढ़िया सर। डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, SiO2, फिर GeO2, फिर SnO2, फिर Pb। एक बहुत प्यारा सवाल पूछूंगा अभी, एक बहुत प्यारा सवाल पूछता हूं अभी थोड़ी देर में, देखना, देखते हैं कौन लोग सही करता है। हाँ, तो अगर हम देखें सर, आप बोलेंगे ये वाला न्यूट्रल है, ये वाला डज नॉट एग्जिस्ट है, और बाकी सभी के सभी, बाकी ये सभी कैसे हैं सर? एसिडिक नेचर के। बस यही नेचर आपको पता करना और कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करना। फिर जनाबे अली के पंजाब और सिंध सभी ऑक्साइड एम्फोटरिक, तो ये एम्फोटरिक नेचर में आ जाता है। इसके बारे में ज्यादा ना सोचना है ना ज्यादा समझना है, ये जनरल कंपाउंड है सर, उसकी बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? CO न्यूट्रल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी एक सवाल, क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है यार, मेरे को किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था और बहुत मजेदार सवाल है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन इन SiO2 will be A sp, B sp2, C sp3, D none of these। आपका समय शुरू होता है अब। आइए स्टार्ट करते हैं, देखें इसको कौन सही करता है। आपका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट करते हैं, देखें इसको कौन सही करता है सर। राइट, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा सर? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी C, दैट इज sp3। SiO2 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, याद रखना, क्योंकि हर सिलिकॉन इस तरीके से अटैच होता है। कहाँ गया भाई? हर सिलिकॉन इस तरीके से होता है, SiO, है ना, ये पॉलीमरिक। SiO2 इज अ पॉलीमर, याद रखना। कभी भी SiO2 लिखा हो, ये हमेशा पॉलीमरिक होता है सर, कभी सिर्फ सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन नहीं देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए हाँ या ना। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं सर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा sp3। बड़ा प्यारा सवाल है। हाँ, तो इसके बाद हम आगे आते हैं सर, इनकी रिएक्शन हैलोजन के साथ। बस एक रिएक्शन और फिर ये फैमिली भी खत्म। E+X, इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ कराएंगे तो हमें 2 तरीके की चीजें मिलती है। क्या? डाई हैलाइड्स एंड टेट्रा हैलाइड्स। ठीक है, यस सर। डाई हैलाइड की अगर अपन बात करें तो डाई हैलाइड का फॉर्मूला EX2 होगा, टेट्रा हैलाइड का फॉर्मूला EX4 होगा। ओके, यस सर। पॉइंट नंबर 1, डाई या टेट्रा हैलाइड आर मोर कोवेलेंट। टेट्रा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा सर? +4। कैटायन पे चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, PbF4 एंड SnF4 आर आयनिक। ये आयनिक नेचर का होता है सर। और एनसीईआरटी की एक और लाइन है, क्या? कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर? क्योंकि Pb+4 जो है ये काम करता है एज क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है सर। तो रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों मिलते हैं, बोलते हैं रिएक्ट कर जाते हैं। भाई सोचना ही क्या है। ये हो गया आपके हैलोजन की बात। अब थोड़ा सा सिलिकॉन के कंपाउंड की चर्चा कर लेते हैं। थोड़े से सिलिकॉन के कंपाउंड की चर्चा। सिलिकॉन के 2 कंपाउंड है, एक तो कहलाता है सिलिकेट्स और दूसरा कहलाता है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन एक हो गया, और इसको हम अगर अंग्रेजी में बोले तो मेरे शब्दों को ध्यान देना। एलिमेंट जो है उसको हम सिलिकॉन कहते हैं, सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन। इससे जुड़े हुए कंपाउंड है, एक कंपाउंड का नाम है सिलिकेट, एक कंपाउंड का नाम है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन नहीं है, डिफरेंट चीजें हैं। तो अब सिलिकेट की बात कर लेते हैं। सिलिकेट को एक टेबल में हम समझ लेते हैं। सिलिकेट एक्चुअली में क्या होता है सर? तो ये ऑक्सो अनायन होता है। क्या है सर? ये ऑक्सो अनायन है। किसका? सिलिकॉन और आयन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सो अनायन का मतलब ऑक्सीजन के साथ आयन। यहां पे हम लिखते हैं नाम सिलिकेट का,
यहां पे हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पे हम उस पे लिखेंगे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, बस यही पूछा जाता है। ठीक है, यस सर। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है SiO4 4 नेगेटिव, और इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड 0, क्योंकि एक ही सिलिकॉन एटम है भाई, शेयर कहां से होगा। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। आइए सेकंड पे अगर हम चले तो ऑर्थोसिलिकेट के बाद अगर हम आगे चलें तो दिस इज पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला होता है Si2O7, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा सर, बताओ, 6 नेगेटिव, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड यहां पे हो जाएगा 1, है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहां पे शेयर्ड हो जाएगा 1। फिर तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे हमारे पास चेन सिलिकेट होता है। चेन सिलिकेट में हमारे पास एक होता है लीनियर चेन, देख लो यहां पे ऐसे लिख देता हूं। चेन सिलिकेट में एक हमारे पास होता है लीनियर चेन सिलिकेट, जिसको हम 1D सिलिकेट भी कहते हैं, और एक होता है रिंग चेन सिलिकेट। इनका फॉर्मूला क्या होता है सर, SiO3 होल n और चार्ज 2n नेगेटिव, SiO3 होल n चार्ज 2n नेगेटिव। फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर यूनिट सिलिकेट यहां पे 2 और 2 हो जाता है, यहां पे 2 और 2 हो जाता है सर। क्लियर है क्या, बताइए बताइए बताइए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सर, 3 नंबर के बाद 4 नंबर में, 4 नंबर पे अपने पास आता है 2D सिलिकेट, और 2D सिलिकेट को ही हम शीट सिलिकेट भी कहते हैं। 2D सिलिकेट कह लो या फिर इसको शीट सिलिकेट कह लो। इसका फॉर्मूला होता है Si2O5 होल n और चार्ज 2n माइनस, ठीक है। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं, और 5 नंबर पे हमारे पास आता है सिलिका या 3D सिलिकेट, सिलिका या इसको 3D सिलिकेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है SiO2 होल n, और इसमें 4 ऑक्सीजन एटम पर यूनिट शेयर्ड होते हैं। सिंपल बातें हैं, आगे चलते हैं सर। सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है ये बात करते हैं, और फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो थोड़ा सा सिलिकॉन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलिकॉन्स एनसीईआरटी के आखिरी पन्नों में दे रखा है, और वो पॉलीमरिक कंपाउंड है जिसका अपन यूज करते हैं, है ना, हाँ, बायोसर्जरीज में भी सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं सर, तो सिलिकॉन्स बेसिकली एक चीज से बनते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरो अल्काइल डेरिवेटिव, क्लोरो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ सिलेन। सिलेन के क्लोरो अल्काइल डेरिवेटिव से बनते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनते जाना समझते जाना। और ये पॉलीमर्स होते हैं, दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर, दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर आप लोगों ने थोड़ा बहुत जानते होंगे, गर्म करके पॉलीमराइजेशन किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके पॉलीमराइजेशन किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें सर, ये कैसे बनता है, बड़ा ही सिंपल है। आपको अल्काइल क्लोरो डेरिवेटिव लेना है सिलेन का। अल्काइल क्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलेंगे सर RX ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, है ना, और क्लोरीन 4-X ले लिया, मतलब दोनों मिला के 4 होने चाहिए, क्लोरीन और सिलिकॉन मिला के 4 होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अलग अलग एग्जांपल। जैसे मैंने बोला सर, एक मैंने ले लिया R4Si, ठीक है, फिर मैंने ले लिया R3SiCl, फिर मैंने ले लिया R2SiCl2, फिर मैंने ले लिया RSiCl3, फिर मैंने ले लिया SiCl4, ठीक है, ये 4 ले लिए। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है, आपने क्लोरो अल्काइल डेरिवेटिव लिया, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं CAD क्लोरो अल्काइल डेरिवेटिव, इसकी हाइड्रोलिसिस, इसके पानी के साथ रिएक्शन कराई। पानी के साथ रिएक्शन कराने में आप सिंगल बॉन्ड क्लोरीन को हटा के इसको रिप्लेस करते हो सिंगल बॉन्ड OH से, और इसको रिप्लेस करने के बाद फिर आप इसकी हीटिंग करते हो। सर क्या करते हो, हीटिंग, और हीटिंग करने पर आपको पॉलीमर मिलता है, कंडेंसेशन पॉलीमर मिलता है, और इसी कंडेंसेशन पॉलीमर का नाम सिलिकॉन होगा। अगर वो पॉलीमर बना सकता है तो, अगर वो पॉलीमर बना सकता है तो ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं सर, है ना, थोड़ी सी बात ही करेंगे, बहुत ज्यादा बातें डिटेल में नहीं करेंगे। अगर आप इसकी बात करें तो बस आप इतना याद रखना कि जितने Cl, सिंगल बॉन्ड Cl होंगे,
इसको हम हाथ कहेंगे, उतने हैंड, और जितना हैंड होगा उस हिसाब से पॉलीमर बनेगा। इसकी अगर आप बात करोगे तो ये पॉलीमर नहीं बनेगा सर, नो पॉलीमराइजेशन, नो सिलिकॉन। इसकी अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या करेगा सर, ये दो हैंड, इसके पास एक हाथ है। अगर तुम्हारे पास एक हाथ है तो तुम एक हाथ से एक आदमी को पकड़ोगे, सामने वाला आदमी के पास भी एक ही हाथ है, वो तुम्हें पकड़ेगा और खेल खत्म, चेन वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसको जब आप ये पूरा प्रोसेस से गुजारोगे तो ये आपको ऐसा बना के देगा, RSI, ROSI, R। तो ये भी पॉलीमर नहीं है सर, ये डाइमर बनता है, ये पॉलीमर नहीं बन पाता। अगर हम इसकी बात करें सर, यहाँ पे 2 OH ग्रुप हैं और 2 OH ग्रुप होने के कारण मेरे पास इधर का हाथ भी खाली है, इधर का हाथ भी खाली है, मैं लॉन्ग पॉलीमर चेन बनाऊंगा तो ये आपको लीनियर सिलिकॉन बना के देता है। क्या बना के देता है? लीनियर सिलिकॉन बना के देता है। इसकी अगर अपन बात करें, ये हमें क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बना के देता है। क्या बना के देता है सर? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बना के देता है। और इसकी बात करें, ये हमें SiO2 होल N बना के देता है, मतलब पॉलीमर बना के दे देता है। ये हमें पॉलीमर बना के देता सिलिका का, ये सिलिकॉन नहीं है। सिलिकॉन सिर्फ ये 2 बनाते हैं, जिसके पास 2 हाथ है, जिसके पास 3 हाथ है, वही सिलिकॉन बनाता है। सिलिकॉन की बात बता दूं, सिलिकॉन टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, फिर वाटर रेपेलेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत हाई, इसका स्ट्रेंथ होता है टेम्परेचर रेजिस्टेंट, और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसको हम क्या कहते हैं, जनरली ब्यूटिफिकेशन सर्जरीज में यूज़ करते हैं, और कई सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें बहुत हाई स्ट्रेंथ चाहिए होता है, उन जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है सर। चलिए, इसके बाद हम आगे आते हैं सर, हम बात करेंगे ग्रुप 15 की। किसकी बात करेंगे सर? ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 में एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो आप बोलेंगे सर ये है नाइट्रोजन फैमिली या फिर निकोजन, इसकी बात अपन ने कर रखी है। ये है नाइट्रोजन फैमिली और निकोजन, इसकी बात अपन ने कर रखी है। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एलिमेंट्स है नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? तो आप बोलेंगे सर वही 3-4 बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देखोगे तो रेगुलर ट्रेंड है सर, नीचे जाते जा रहे हैं या गिरते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी के आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये भी देखो, नीचे जाते जा रहे हो, गिरते जा रहे हैं। हाँ, इन दोनों एलिमेंट का फिर सेम है यहाँ पे। रेडियस भी आपको पता है सर, नीचे जाते जा रहे हैं, रेडियस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कोई एक्सेप्शनल ट्रेंड नहीं है। आयनिक रेडियस की कोई बात नहीं है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में भी कोई ऐसी बहुत विशेष बात नहीं है जो हमें जाननी है, कोई ऐसी बहुत विशेष बातें नहीं है जो हमें यहाँ पे जानने लायक हैं। ठीक है सर, ये हमने बात कर ली किसके? इसके एलिमेंट्स की। इसके एलिमेंट्स के बाद अगर हम आगे बात करें, तो इस ग्रुप में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो एक बारी चेक कर लेते हैं। इस ग्रुप में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो एक बारी फटाफट चेक करते हैं, ये देखते जाते हैं। अगर हम इस ग्रुप की बात करें सर, अगर हम ग्रुप नंबर 15 की बात करें, तो ग्रुप नंबर 15 में एक तो हमें N2 के बारे में पढ़ना है। रिएक्शंस तो नहीं पढ़नी है सर, रिएक्शंस तो नहीं पढ़नी है, बस ये इनर्ट होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस नहीं बनाता, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं। उसके बाद हमें थोड़ी थोड़ी चीजें अमोनिया के स्ट्रक्चर वगैरह से देख लेनी है। अमोनिया के स्ट्रक्चर के बाद फिर हम HNO2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर हम HNO3 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें, मतलब बस इनके स्ट्रक्चर देख के आगे बढ़ते जाएंगे। और HNO3 के थोड़े से रिएक्शंस हम आगे यूज करेंगे सॉल्ट एनालिसिस में, वहां पे उसकी बात करेंगे सर। तो ये बातें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ये बातें यहाँ पे। फिर अगर अपन फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के रिगार्डिंग इसके एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर तो कभी भी आ सकते हैं सर, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर तो कभी भी आ सकते हैं, है ना? आप बोलेंगे हाँ सर। ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर के बाद, एसिड्स के बाद हम बात करें इसके क्लोराइड्स और इसके ऑक्साइड्स, यही 3 टॉपिक, इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इन सबको पढ़ने के पहले मैं सबसे पहले आपको एक कॉमन टॉपिक बता देता हूं जिसका नाम है ऑक्सी एसिड। ये सब डिलीटेड है। अच्छा, अरे भाई मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन तुम्हें केवल यही नहीं पढ़ना है, सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ना है। तो वहां डिलीट थोड़ी कराओगे जाके। गजब है यार। कि नहीं सर पेपर में कैसे दे दिया, डिलीटेड है। अरे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन वहां भी तो पढ़ोगे। हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे थे सर? सबसे पहले एक छोटे से टॉपिक की बात कर लेते हैं, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स के हम नाम और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बस उससे ज्यादा हम कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। ऑक्सी एसिड्स पे आ जाते हैं।
ऑक्सी एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसा कोई भी एसिड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन किससे अटैच हो, तो आप बोलेंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन डायरेक्टली। एसिडिक हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम ऑक्सी एसिड बोल देंगे सर, उसको हम ऑक्सी एसिड बोल देंगे सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑक्सी एसिड में अगर आप देखेंगे तो किसी भी ऑक्सी एसिड में नाम उसका इस तरीके से लिखा जाता है, यहां पे आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा एलिमेंट का नाम, फिर एलिमेंट के नाम के बाद आएगा सफिक्स। इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले सफिक्स को सेट कर लेते हैं सर। सफिक्स दो ही तरीके का हो सकता है, सफिक्स दो ही तरीके का हो सकता है, या तो सफिक्स इक एसिड होगा, मतलब नाम के एंड में या तो इक लगेगा या फिर नाम के एंड में अस लगेगा, इसके अलावा और कुछ लगता ही नहीं सर। कोई भी एसिड हो इसके नाम के अंत में कुछ लगता ही नहीं है, या तो इक लगेगा या तो अस लगेगा। ठीक है, हाँ सर। एलिमेंट का नाम तो आप सभी को पता है। प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स कई सारे लग सकते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स लगता है कई बारी हाइपो, फिर प्रीफिक्स आपका लग सकता है पर या परऑक्सो, या फिर आपका प्रीफिक्स लग सकता है पायरो, या फिर आपका प्रीफिक्स लग सकता है ऑर्थो और मेटा, या फिर आपका प्रीफिक्स लग सकता है चलो आखिरी वाले प्रीफिक्स की बात अंत में करेंगे। तो इतनी कहानी है सर, इतनी ही कहानी घूम फिर के होती है। यही एसिड का नाम हो सकता है, या तो उसके आगे हाइपो होगा या पर होगा, पायरो होगा, परऑक्सो होगा, या ऑर्थो या मेटा होगा। घुमा फिरा के यही नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे, घुमा फिरा के यही नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आई होप आपको, है ना, मतलब इसके बाद आपको कभी इन चीज़ों से दिक्कत नहीं आएगी, इसके बाद आपको कभी इन चीज़ों में प्रॉब्लम, समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो आप बोलेंगे सर ठीक है, हमारे पास इतने एसिड्स होते हैं, कैसे इसका नाम किया जाता है। तो देखना, एक एसिड कब देखने को मिलता है। एक एसिड का मतलब है, हम तभी एक एसिड बोलेंगे जनरली जब एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका नाम एक एसिड होता है। और ये भी याद रखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 17। हैलोजन के लिए एक एसिड, हैलोजन के लिए एक एसिड को हम क्या मानते हैं, तो आप बोलोगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम हैलोजन को एक एसिड नाम दे देते हैं। ये हैलोजन के लिए ही बस ऐसा किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, H2CO3। यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। कार्बन ग्रुप 14 को याद रखना, ग्रुप 13 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 14 का +4, 15 का +5, 16 का +6, 17 का +7, 18 का +8, इसी तरीके से चलता है। तो आप बोलेंगे सर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है सर, आप बोलेंगे कार्बन है। हाँ सर कार्बन है, कार्बन से बनेगा और एक एसिड होगा तो ये कार्बोनिक एसिड हो गया। अच्छा, अरे वाह सर, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। सर H3PO4 की अपन बात कर लेते हैं। आप बोलोगे सर फॉस्फोरस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, इसका नाम किसका एसिड है, फॉस्फोरस का, तो हमने लिखा फॉस्फोरस, नहीं सर फॉस्फोरस तो नहीं लिखेंगे, फॉस्फोरिक इक एसिड लगा देंगे। नाम क्या लगा देंगे सर, इक एसिड लगा देंगे। ओके सर, अगर हम H2SO4 की बात करें तो आप बोलोगे सर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। मेरी बात चमक गई तो दिल बना दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, अब सुनते जाना, एक आपको ट्रेल बताता हूं, एक ट्रेल चेन बताता हूं। मान लो अगर आपने एक एसिड लिया, क्या लिया आपने, एक एसिड लिया, है ना, इधर ट्रेल चेन दिखाऊंगा, इधर उसके कंपाउंड और उसके नाम की बात करूंगा। आपने एक एसिड ले लिया, ठीक है सर। इस एक एसिड के साथ आपने क्या किया सर, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, तो इसका नाम पर एक एसिड हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा सर, पर एक एसिड। अगर इसमें आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे इसका नाम अस एसिड हो जाएगा। अगर आपने इसमें एक ऑक्सीजन और कम कर दिया सर तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोअस एसिड। ये है इसकी पूरी कहानी, ये है इसकी पूरी कहानी सर। एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। आइए, अगर आप देखेंगे, मान लो मैंने लिया HClO3, यहां पे क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाँ सर, मैंने बोला हैलोजन के लिए +5 को एक एसिड नाम दे दो, तो आप बोलोगे सर ये क्लोरिक एसिड हो गया। ये कौन सा एसिड हो गया सर, क्लोरिक एसिड। ठीक है सर, इससे एक ऑक्सीजन कम कर लिया सर, आपने बोला फॉर्मूला हो गया HClO2। ये कौन सा एसिड हो गया सर, ये क्लोरस एसिड हो गया।
इससे एक ऑक्सीजन और कम कर लिया सर। अब ये कौन सा एसिड हो जाएगा, तो आप बोलोगे अब ये HClO हो गया, जिसको हम हाइपोक्लोरस एसिड बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें हमने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा HClO4, जिसको हम परक्लोरिक एसिड बोल देंगे सर। क्या हमारी बात समझ में आई? इस तरीके से हम नाम करते हैं, ऑक्सीजन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये नाम हो जाता है सर। ऑक्सीजन और सब्ट्रैक्शन से ये नाम हो जाता है सर। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है सर। अब अगले पॉइंट पे ठीक है, अब अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट बड़े ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है सर, ये तो नाम कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ चलन क्या है ना कि कुछ एसिड को, कोई भी एसिड हो दुनिया का, उसको हम सम्मान में, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, ड्यू टू रेस्पेक्ट, किसी भी एसिड में वो आई, कोई सा भी एसिड हो, ड्यू टू रेस्पेक्ट उसके नाम के हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स में हाइपो लगा सकते हैं, सॉरी उसके नाम के प्रीफिक्स में हम ऑर्थो लगाना चाहते हैं सर, ऑर्थो लगा सकते हैं। मतलब ऑर्थो एक ऑनरी पोस्ट या ऑनरी टाइटल है, किसको देते हैं सर, तो वो सुनिए। अगर मान लो कोई एसिड है, वी हैव एन एसिड, इस एसिड से हमने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद दो ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद भी हमें एसिड ही